तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं गाइस हम लोग सर्वाइवर सीरीज से अपनी बातों को। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि WWE सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इतनी सीरियस है कि स्टेज ही हटा दिया, स्टेज होने ही नहीं वाला है। हो सकता है कि WWE सिंपल एक टनल सा बनाए, रोयल रंबल की तरह जो है स्टेज वगैरह होता है या क्लैश ऑफ द कैसल में जो था वैसा स्टेज बनाए एंड वहाँ से सुपरस्टार्स की एंट्री हो। क्यों? क्योंकि WWE चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम तो है ही नहीं वैसे, लेकिन लग रहा है कि स्टेडियम सा माहौल बन गया सा, एरेना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे। रेसलमेनिया 22 के अंदर जो कैपेसिटी थी वो भी इसके आगे कुछ नहीं थी। रेसलमेनिया 22 जो है सेम इसी एरेना से था, ऑल स्टेट एरेना से, एंड उसकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी। तो इसकी कैपेसिटी WWE ने बढ़ा के 17,200 यानी 17,200 कर दी। अब ऐसे में जो है कितने टिकट्स बिक चुके हैं, लेटेस्ट अपडेट आई निकल के सामने रेसलटिक्स की तरफ से। 3 दिन बाकी हैं सर्वाइवर सीरीज़ को एंड जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 61 है, यानी कि 61 टिकट्स बस बाकी हैं। कैपेसिटी थी, सेटअप कैपेसिटी 17,218 की एंड टिकट्स जिसमें से बिक चुके हैं 17,157। तो यहाँ पे 3 दिन बाकी हैं और 61 यानी कि 61 टिकट्स बचे हुए हैं। ऐसे में WWE जो ये ईजिली बेचने वाली है, जो टिकट्स की प्राइस है वो $600 से $1,000 तक है, यानी 600 से 1,000 तक। तो ये कुछ अमाउंट ऑफ टिकट्स बचे हुए हैं एंड सर्वाइवर सीरीज लेजिटिमेट एक बिल्कुल 110% 1000% कह लो, 10,000% कह लो, सोल्ड आउट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है AEW कॉलिजन, रैम्पेज एंड सर्वाइवर सीरीज को लेके। टोनी खान ने पिछली बार अपनी हार से कुछ सीखा नहीं है। पिछली बार जब टोनी खान हारे थे NXT से व्यूअरशिप के अंदर, उसके बाद उन्होंने एक्सक्यूजेस बहुत कमाल के ढूंढे थे। स्टिल उसके बाद भी उनको इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा बैसिंग मिली, लेकिन टोनी खान स्टिल उस चीज़ से जो है कुछ भी नहीं सीखे एंड अब वो अपने AEW कॉलिजन एंड रैम्पेज ये दोनों सोच को WWE के सर्वाइवर सीरीज के हेड टू हेड ले जाने वाले हैं। हालांकि ये व्यूअरशिप बैटल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो WWE का सर्वाइवर सीरीज है वो पीकॉक नेटवर्क पे आने वाला है एंड एक PLE है, तो उसकी व्यूअरशिप नहीं आती है। बात रही कॉलिजन एंड रैम्पेज की, तो ये तो टीवी पे ही एयर होगा, तो व्यूअरशिप की बैटल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, रैम्पेज एंड कॉलिजन सेम टाइम पे एयर होंगे जिस टाइम पे WWE का सर्वाइवर सीरीज एयर हो रहा होगा पीकॉक नेटवर्क पे। अपडेट का कहना है AEW कॉलिजन एंड AEW रैम्पेज विल नाउ एयर एज अ 3-hour लाइव ब्रॉडकास्ट गोइंग हेड टू हेड विद सर्वाइवर सीरीज दिस सैटरडे। तो बेसिकली जो कॉलिजन एंड रैम्पेज है इन दोनों शोज को अगर मिला दे तो 3 घंटे का शो बनता है एंड ये बैक टू बैक दोनों शोज जो है ऑन एयर जाएंगे सर्वाइवर सीरीज के साथ में। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों करा ऐसा टोनी खान ने, इसका कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। क्योंकि ना तो ये व्यूअरशिप बैटल हो सकती है, इसके अलावा और कुछ आप साबित भी नहीं कर सकता। अगर व्यूअरशिप बैटल भी होती तो भी ईजिली WWE जीतती। सामने अगर NXT भी जीत रहता तो वो भी इन दोनों शोज को हरा देता। इनकी मिला जुला के भी दोनों की व्यूअरशिप आएगी तो मुश्किल से बहुत आएगी तो 6 लाख आएगी, उतनी भी आ जाए बहुत है 5 लाख तक टिरक जाएगी। तो आखिर क्या सोच के टोनी खान ये चीज़ें करते हैं, पता नहीं क्या इनके बिजनेस डिसीजंस हैं। एक्चुअली कंपनी का जो है ना काफ़ी बुरा इमेज बनता है इन सारी चीज़ों से। ऐसा लगता है कि डेस्परेट है WWE के साथ कंपटीशन करने के लिए, फिर WWE भाव नहीं देती है, ये हार भी जाते हैं ऊपर से, तो काफ़ी बेइज्जती सी हो रही है AEW की। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए टोनी खान को एंड उसी हिसाब से चीज़ों को बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो दिन बाय दिन जो है ऐसा डाउन सी होते जा रही है AEW की। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि ये ट्रिपल एच को लेकर। क्या ट्रिपल एच ने रिसेंटली स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते करते CM पंक का रेफरेंस दिया है। क्या ट्रिपल एच फैंस को दिलासा दे रहे हैं कि हाँ मैं CM पंक को साइन करूंगा? क्या ये एक टीज है ट्रिपल एच की तरफ से? फैंस ने एक चीज़ को पॉइंट आउट करा रिसेंटली, आखिर किस चीज़ को करा है एंड क्या कहा है ट्रिपल एच ने, ये बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले ट्रिपल एच क्या कहते हैं वो आप लोग देख सकते होगे। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से बात करते हुए ट्रिपल एच कहते हैं विंस मैकमैन के बारे में। विंस मैकमैन taught me years ago, you put yourself in the seats and you'll never go wrong. You have always got to maintain that perspective. I started out as a fan, book what people want टू फील एंड सी। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि विंस मैकमैन ने मुझे कुछ सालों पहले ये बात बताई थी कि तुम जो शोज बुक कर रहे हो उन शोज को ऑडियंस के नज़रिए से देखो, खुद समझो कि तुम क्राउड में बैठे हो एंड उस तरीके से देखो, फिर तुम कभी गलत नहीं जा सकते। हालांकि विंस मैकमैन ऐसी भी सलाह देते हैं किसी को बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि विंस मैकमैन तो कभी सुनते नहीं थे क्राउड का, लेकिन स्टिल ट्रिपल एच विंस मैकमैन को क्रेडिट्स देते हैं इस चीज़ के लिए। कहते हैं कि तुम्हें उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना होगा एंड ये चीज़ें मैंने करनी चालू करी एंड मुझे अभी सही में लगता है कि हाँ ये एक काफ़ी बेटर एडवाइस थी एंड बुक वॉट पीपल वॉन्ट टू फील एंड सी। ये जो चीज़ें पॉइंट आउट करी जा रही है, यानी कि वो चीज़ें बुक करो जो लोग देखना चाहते हैं एंड फील करना चाहते हैं।
ये चीज़ पॉइंट आउट करी गई है एंड ट्रिपल एच ने इस चीज़ को मेंशन करा है स्पेशली जस्ट बिफोर सर्वाइवर सीरीज, या फिर जस्ट कह लो कि सीएम पंक के रिटर्न के रूमर्स के बाद, जो कि रूमर्स अब रूमर्स भी नहीं है, कुछ काफ़ी पीक लेवल पर चले गए। तो अब जो है इस चीज़ को लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब ट्रिपल एच ये बात कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि फैंस क्या चाहते हैं एंड वो वही बुक करेंगे जो फैंस चाहते हैं, तो फैंस तो सीएम पंक का रिटर्न चाह रहे हैं। एंड सेम ऐसी ही बात ट्रिपल एच ने करी थी ब्रे वाइट के टाइम पिछले साल, अगर आपको नहीं याद तो। नए नए कंट्रोल के अंदर आए थे ट्रिपल एच एंड उनसे ब्रे वाइट का क्वेश्चन पूछा गया एंड काफ़ी सारे लोगों के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि रिलीज्ड सुपरस्टार्स में आप किसको किसको वापस लाओगे। सासा बैंक्स वगैरह का भी नेम लिया था उन्होंने। कहते थे ट्रिपल एच की जो फैंस चाहेंगे मैं वही करूँगा एंड फैंस चाहते थे कि वाइट का रिटर्न हो। वाइट का रिटर्न एक्सट्रीम रूल्स में हो भी गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे सीएम पंक को लेके, सीएम पंक के रिटर्न से पहले भी ट्रिपल एच यही कहते हैं कि फैंस जो चाहते हैं मैं वही करूँगा, मुझे यही सिखाया गया है। तो ये ट्रिपल एच की तरफ से एक टीज हो सकता है, ऐसा फैंस का कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, सीएम पंक के बारे में ही बात करते हैं। चलो सीएम पंक जस्ट सपोज अगर सर्वाइवर सीरीज में नहीं आते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आना है तो वहीं आएंगे, नहीं आना तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनका होम टाउन है एंड इतनी हाइप बन चुकी है, तो फिर वहाँ से डिले करके कहीं और कराना मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन सीएम पंक जस्ट सपोज अगर नहीं आते हैं सर्वाइवर सीरीज में, तो क्या वो रॉयल रंबल के अंदर आ सकते हैं? इसके बारे में बात करते हैं लेजेंडरी जर्नलिस्ट बिल एप्टर। इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या ओपिनियंस दिए वो मैं आपको बता दूं। बिल एप्टर कहते हैं आई थिंक रॉयल रंबल इफ ही सीएम पंक इज कमिंग बैक, आई थिंक ही इज गोना बी एट द रंबल। तो इनका कहना है कि इनके हिसाब से इन्हें लगता है सर्वाइवर सीरीज नहीं, इन्हें लगता है कि रॉयल रंबल में सीएम पंक वापस आ सकते हैं अगर उनको वापस आना है तो। पहले भी आपको याद होगा एक अपडेट मैंने आपको दी थी कि इसी साल 2023 के रॉयल रंबल में सीएम पंक आना चाहते थे एंड वो केविन ओवंस के साथ फ्यूड करना चाहते थे, लेकिन वो AEW के डील के अंदर थे, वो सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए सीएम पंक नहीं आ पाए। लेकिन उनका इंटरेस्ट था इसी साल रॉयल रंबल में आने का। तो ये भी हो सकता है कि अगर उनके ओरिजिनल प्लान्स रॉयल रंबल के थे तो WWE उनको अगले साल यानी 2024 के रंबल में डाल दे। पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ के होने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ बिल एप्टर का कहना है। अब बेस्ट प्लेस क्या है रिटर्न के लिए आप लोग कमेंट करके बताओ। अनडाउटली रॉयल रंबल रिटर्न्स के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे भी रिटर्न होगा तो बेस्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे माहौल बन चुका है, अगर रिटर्न कराना है तो यहाँ पे करा दो, अगर नहीं कराना है तो फिर तो वो अलग ही बात है कि नहीं हमें कराना ही नहीं है, तो वो तो एक बहुत अलग सी चीज़ है। लेकिन अगर कराना है, दिमाग में ये चीज़ है, तो सर्वाइवर सीरीज में कराओ, बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी माहौल बन चुका है। फिर फैंस डिसअपॉइंट होंगे, 2 महीने वेट करेंगे फिर आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा तो है लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो अभी आ रहा है। तो ऐसे में अगर कराना है तो अभी करा देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग थॉट्स अपने बता सकते हो कमेंट करके। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि ये ब्रॉक लेसनर बीस्ट इनकार्नेट को लेके। तो ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया अपोनेंट थोड़ा अब डाउट के अंदर जा चुका है, क्योंकि हमने अभी तक सुना था कि रेसलमेनिया 40 में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर गुंथर को फेस करेंगे। लेकिन अब गुंथर की जो स्टोरी है वो सेथ रॉलिंस की तरफ आगे बढ़ रही है। गुंथर ने बैक टू बैक इंटरव्यूज़ के अंदर बात करी है रॉलिंस के बारे में कि वो उन्हें फेस करना चाहते हैं या फिर वो वर्ल्ड चैंप्स के पीछे जाना चाहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वो ड्रॉप करना चाहते हैं। तो जो पॉसिबल डायरेक्शन है, सबसे लाइकली डायरेक्शन सेथ रॉलिंस के लिए, रेसलमेनिया के लिए यही है कि वो गुंथर को फेस करेंगे, गुंथर उनको चैलेंज करेंगे उनकी टाइटल के लिए। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस तो एक तरीके से बुक हो गए, गुंथर भी बुक हो गए, तो अब लेसनर क्या करेंगे? लेसनर के लिए मोस्ट लाइकली तो गुंथर ही थे। तो अब जो है ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया अपोनेंट थोड़े डाउट्स के अंदर है। गुंथर पहले ज़्यादा लाइकली थे, अब समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा है दिमाग में कि कौन हो सकता है। लेसनर तो होने वाले हैं रेसलमेनिया में, नो डाउट लेसनर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट करेंगे ये अब थोड़ा क्वेश्चन के अंदर जा चुका है। आप लोग अपने गेसेस कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो करें आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।